नमस्कार प्रणाम, मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से पुनः आप लोगों के बीच में। और आज एक बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हुआ हूँ। और संगीत का प्राण अगर हम इस बिंदु को कहें तो वह गलत नहीं होगा। आज के इस टॉपिक के विषय में हमसे कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी रहे। उन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा एक वीडियो बना दीजिए, आप हल्की सी ब्रीफिंग हो जाएगी, क्योंकि डिटेलिंग तो आदमी यूट्यूब पे पूरी तरह से नहीं दे पाता है, क्योंकि जब क्लासेस चलती हैं तो क्लासेस में पूरी डिटेलिंग दी जाती है। लेकिन एक ब्रीफिंग जो है वह इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपको देना चाहूँगा। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वह है रास। जी हाँ, रास एक ऐसा शब्द जो कि बड़ा ही रसीला है और बड़े ही रसिक लोगों के लिए है। रास का जब भी जिक्र होता है तो हमारे जहन में निधिवन, भगवान कृष्ण, राधा, गोपियाँ, ये सारी हमारी स्मृतियों में घूमने लगते हैं, हमें याद आने लगते हैं। वास्तव में अगर रास को देखा जाए तो रास है क्या? रास जो है यह श्रृंगार प्रधान, उल्लास एवं भक्ति के माध्यम से जीवात्मा के परमात्मा से मिलन का एक मार्ग है। विद्वानों ने रास की जो परिकल्पना की या फिर रास के विषय में जो बताया, उनका ये था कि जीवात्मा से परमात्मा का मिलन, जो संगीत का देखिए जो आधार रहा। हम लोगों ने जब शुरुआत में पढ़ा होगा मार्गी संगीत, देशी संगीत, तो वहाँ पे हमने जब उसके इतिहास को पढ़ा होगा तो हमने ये जाना होगा कि संगीत का जो पहला उद्देश्य रहा हुआ यही रहा कि किस प्रकार से इसको माध्यम बना करके हम उस परम तत्व को पा सकते हैं। उस परम तत्व को पाने का सबसे सुगम मार्ग जो रहा वह संगीत बताया गया। रास भी उसमें से एक है। वर्तमान समय में आप जो भी डांस फॉर्म है और डांस फॉर्म के खास करके वे स्वरूप जो समूह में होते हैं और खास करके जो भारतीय विधाओं से जुड़े हुए हैं या फिर भारतीय विधाओं से कुछ डांस पैटर्न नहीं भी जुड़े हुए हैं, उनमें कहीं न कहीं रास का अंग आपको देखने को मिलेगा। और रास का जो जिक्र है या फिर रास से जुड़ी जो विधाएं हैं वह उन विधाओं का जिक्र हमको वैदिक काल से मिलता आ रहा है। वैदिक काल में क्या कहते हैं कि एक लोट रासक, देखिए रास को रासक के नाम से भी कई विद्वानों ने चर्चा की या फिर अपने ग्रंथों में रासक शब्द का उपयोग किया है। कुछ लोगों ने कहा रास को ही रासक कहते हैं, कुछ लोगों ने रास की अलग परिभाषा दी, रासक की अलग परिभाषा दी। ये चीज़ें मिलती रहीं समय अंतराल पे, जैसे जैसे विद्वानों ने इस पर अपने अपने रिसर्च की, अपनी अपनी अनुभूतियों को उन्होंने लिखा इस विषय को लेकर के। तो हम पाते हैं कि जो वैदिक काल रहा वहाँ पे लाट रासक की जो व्यवस्था दक्षिण में रही, जो कि नियर अबाउट दूसरी शताब्दी में उसका जिक्र रहा, वह आपके वैदिक काल से चलती चली आई। और दक्षिण की भी जितनी व्यवस्थाएं हैं नृत्य की, वो कहीं न कहीं से किसी न किसी बिंदु से रास से अटैच्ड हैं, जुड़ी हुई हैं। अलग अलग सोपान रास के बताए गए और क्या कहते हैं कि अलग अलग प्रारूप इसके बताए गए। रास को लेकर के विद्वान कुछ बिंदुओं पर एक मत रहे, जैसे कि रास का जो अस्थाई भाव रहा वह लास्य रहा। कुछ विद्वानों का कहना है कि लास्य इसका मूल भाव है, किंतु इसमें तांडव की भी छवि देखने को कुछ एक स्थानों में मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे रागों में विवादी स्वरों का भी समायोजन कुछ बड़े कलाकार करते हैं या कहीं कहीं देखने को मिलती है, लेकिन उसको प्रदर्शित करने वाला इतना मर्मज्ञ होना चाहिए कि जब तांडव को हम उसमें दिखा रहे हैं तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाए, ना कि किसी भी प्रकार से उस भाव में खलल पैदा हो। रास को लेकर के अगर हम मणिपुर के फॉर्म में आए तो मणिपुर में आप लोगों ने देखा होगा कि रास के 4 सोपान या 4 बिंदुओं को बड़े ही उत्साह उल्लास के साथ प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है, बताया जाता है, जिसमें आपका
क्या कहते हैं कि बसंत रास हो गया, कुंज रास हो गया, महारास हो गया, नित्य रास हो गया। अब रास के कई सोपान यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, और सबके मूल में जो भाव हैं वह भाव अलग अलग हैं। जैसे कि आप बसंत रास ले लीजिए, तो बसंत रास के लिए बैसाख मास का जो समय काल है उसको उपयुक्त बताया गया, और बसंत रास के अंतर्गत ये प्रदर्शित किया जाता है, ये दिखाया जाता है कि राधा के समक्ष भगवान कृष्ण किस प्रकार आत्मसमर्पण कर देते हैं। एक भक्त के सामने भगवान किस प्रकार से आत्मसमर्पण स्वरूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो यह जो खूबसूरती होती है यह बसंत रास के अंतर्गत होती है। जब हम कुंज रास के स्वरूप को देखते हैं तो कुंज रास के स्वरूप में हम पाते हैं कि यह अश्वनी मास में इसको पारंपरिक रूप से किया जाता है, दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें माँ राधा और भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार संयोग के स्वरूप को जो है बड़ी ही सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया जाता है, दिखाया जाता है, प्रकट किया जाता है। इसके बाद जब हम अगले महाबिंदु पे आते हैं, महारास पे जब हम आते हैं, तो महारास में जानते हैं कि यह महारास कार्तिक मास में महारास का आयोजन जो रहा वह होता है कार्तिक मास में। और इस महारास का जो मूल होता है, जो आधार होता है, वह राधा और कृष्ण के विरह नाट्य का अद्भुत प्रदर्शन होता है। महारास में राधा जी और भगवान श्री कृष्ण के विरह नाट्य का इसमें वर्णन किया जाता है, दर्शाया जाता है इसको। उसके बाद हम आते हैं नित्य रास में, और नित्य रास के अंतर्गत विरह और मिलन का दोनों का समागम दिखाया जाता है। बहुत ही अद्भुत तरीके से यह सोपान हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है कलाकारों के माध्यम से। समय समय पर रास को लेकर के बहुत सारी बातें विद्वानों के द्वारा कही गई। आपके जो अभिनव गुप्त थे, वो अभिनव गुप्त ने रास के लिए हल्लिसक शब्द का प्रयोग किया। रास के लिए हल्लिसक शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि रास की जो यह नृत्य शैली है यह हल्लिसक है। अलग अलग विद्वानों ने इसमें नंबर ऑफ आर्टिस्ट की भी बात की। किसी ने कहा कि 64 युगल होते हैं इसमें, कुछ ने 12 बताए, कुछ ने 16 बताए, कुछ ने 8 बताए। और यह संख्याएं समय समय पर बदलती रहीं। अलग अलग धारणाओं के अनुसार इन संख्याओं में आप वेरिएशन पाएंगे, अंतर पाएंगे। बाद में अगर रास को और डिटेलिंग के साथ देखिए, है बहुत बड़ा सब्जेक्ट ये। रास बहुत छोटा सब्जेक्ट नहीं है, और इसको एक वीडियो में कैप्चर कर लेना या एक वीडियो में पूरी तरह से बना पाना कठिन है। तो जो मुख्य बिंदु हैं मेरे दृष्टिकोण से, उन बिंदुओं को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। और बहुत सारे मुख्य बिंदु छूट भी जा रहे हैं, जिन मुख्य बिंदुओं को मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं। तो ये ध्यान में रखते हुए कि परीक्षा के लिए आपके लिए क्या उपयोगी हो सकता है। करंट पीरियड में भाई सारे क्वेश्चन अच्छे हैं अपनी जगह पे, सारे क्वेश्चन अच्छे बनेंगे, लेकिन टीएसटी पीएचडी लेवल के लिए कौन से बिंदु आपके लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे, उन बिंदुओं के ऊपर मैं चर्चा में अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप एक चीज़ और देख सकते हैं इसमें कि एक ग्रंथ रहा संगीत रत्नाकर ग्रंथ। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में आपके सारंग देव ने लास्य के 10 रूप बताए। उन्होंने बताया कि लास्य के 10 रूप हैं, और क्या कहते हैं कि रास में इन 10 रूपों का प्रयोग जो है वह बारी बारी देखने को मिलता है, जैसी जैसी स्थिति परिस्थिति हो। वहीं पे नंदिकेश्वर जी थे। नंदिकेश्वर ने 2 स्वरूप बताए। नंदिकेश्वर ने बताया कि भैया एक यौवत होता है, दूसरा छुरित होता है। छुरित को बाद में स्फुरित के नाम से एक्सप्लेन किया गया कि भैया स्फुरित है ये, और इसका जो क्या कहते हैं कि आधार है वह नायक नायिका श्रृंगार रस का इसका आधार होता है। और वहीं पे जो आपका यौवत होता है, वह यौवत में स्थिति ये होती कि एक ही नर्तक इसको प्रस्तुत करता है, पूरी भाव उल्लास के साथ मंत्रमुग्ध कर देता है वह दर्शकों को जो उस चीज़ को देख रहे होते हैं। वर्तमान समय में राजस्थान का आप राजस्थान के आप फोक देख लीजिए,
मध्य प्रदेश से रिलेटेड देख लीजिए, गुजरात से रिलेटेड देख लीजिए, बिहार से रिलेटेड देख लीजिए सॉरी, जो भी फोक फॉर्म है, चाहे वो आपका झूमर हो, डांडिया हो, गोल्फ हो, सांप दो हो, ये सब अधिकांशतः जितने फोक फॉर्म हैं जो कि एक लंबे समय काल से हमारे समाज में चलते चले आ रहे हैं, वह एक प्रकार से आपके रास के ही किसी न किसी स्वरूप को आगे बढ़ाए हैं अपनी परंपरा और अपनी वस्तुस्थिति के अनुसार। विद्वानों ने सिमिलरिटी मैच कराई, तो सिमिलरिटी मैच कराने के बाद उन्होंने पाया कि जो इंडिया के बाहर के भी कुछ डांस फॉर्म है, जैसे कि रुमाल एक डांस फॉर्म है आपके सऊदी अरब में, वह भी आपके रास से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। उसके बाद पाश्चात्य का पोल्का डांस, स्पेन का पोलो डांस, ये सब जितने हैं ये बहुत ही ज़्यादा हद तक रास से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए लगते हैं। रास की एक और विशेष बात यह है कि यह नृत्य वृत्ताकार शैली में होता है और समय समय पर इसमें 12वीं शताब्दी में विद्वानों ने इस डांस फॉर्म में एक बात और बताई कि भाई ये देखिए डंडे होते हैं, डंडे आपस में लड़ा करके रास के जो नृत्य होता है उसको किया जाता है, जैसा कि आप डांडिया में देखते होंगे, जो कि गुजरात के एक बहुत ही अच्छा फोक डांस फॉर्म है, उसमें ये चीज़ देखने को मिलता है। तो इस तरह अलग अलग सोपान है इसके। और हमारे उत्तर प्रदेश के वृंदावन में तो आप जानते ही हैं कि वहीं से इसका उद्भव माना गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस रास की उत्पत्ति की और बाद में जब भगवान द्वारका चले गए तो वहाँ जो बाणासुर की पुत्री रही उषा ने इस डांस फॉर्म को बाकी लोगों को सिखाया और सिखाने के बाद यह धीरे धीरे करके पूरे संसार में यह डांस फॉर्म जो है वह आगे की ओर पहुँचता गया। तो वीडियो बहुत लंबा ना हो, इस बात को भी ध्यान रखना है। और एक छोटा सा ब्रीफिंग मैं रास के बारे में आप लोगों को दे पाया हूँ। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है रास के बारे में जो मैं आपसे शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आगे फिर मुझे समय मिलता है तो मैं प्रयास करूँगा कि रास के और भी बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालने के लिए आप लोगों के बीच में आऊँ। यह वीडियो कैसा आपको लगा आप इस चीज़ को ज़रूर बताएं। और इसी के साथ अगर इस चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक बातें पहुंच सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।